दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी से प्रीलिम्स 2022 के पेपर में 90 मार्क्स स्कोर किए थे, जबकि हमें पता है जनरल का कट ऑफ 88 था। और 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था उसमें भी मेरे स्कोर 85 to 90 के बीच में आ रहे डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के की से, जबकि हमें पता है कि 2022 का पेपर था वो यूपीएससी की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स का पेपर था। तो आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स लगातार प्रीलिम्स में अच्छे आ रहे, जिससे कि मेरा हर बार प्रीलिम्स का जो GS1 का कट ऑफ है वो क्लियर हो जाता है। तो ये मार्क्स लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये मार्क्स आप भी कर सकते हैं। और ये बात स्पेशली मैं जो ऐसे एस्पिरेंट को बोल रहा हूँ जो 2024 में पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है प्रीलिम्स के पेपर को लेकर। जैसे कि हमें पता है जो प्रीलिम्स का पेपर है वो लगातार कठिन होता जा रहा है, उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है। और प्रीलिम्स पेपर जो होता है वो हमारे यूपीएससी के एग्जाम प्रोसेस का पहला स्टेज होता है। अगर हम पहले स्टेज को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद जाएगी जो कि हमने मेंस की तैयारी में लगाई। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी और आपको भी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। आज जो हम बात करने वाले एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करने वाले, मैं कोई भी आइडियलिस्टिक बातें नहीं करूंगा कि आपको 10-15 घंटे पढ़ने, आपको बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल हो, और वो वाली बात बताऊंगा जो मैंने खुद फॉलो की, जिससे कि मेरे कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पे आ रही एक फोटो को देखिए और उस फोटो में जो इंसान बना हुआ है उसको आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। ये इंसान थॉमस एल्वा एडिसन है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था तो इनको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1000 अटेम्प्ट लगे थे। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने से पहले ये 1000 बार फेल हो चुके थे। लेकिन जब इनसे किसी ने पूछा कि आप 1000 बार फेल हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मेरे को 1000 ऐसे तरीके मालूम है जिससे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनता। सो इस स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम सबको ये पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम रहता है कि क्या नहीं करना चाहिए। और ये आपको ऐसे एस्पिरेंट बता सकते हैं जो इस तैयारी में 2-3 साल पहले लगा चुके हैं, जैसे कि मैंने भी इसमें 3 साल लगाए हुए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता सकता हूं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए तो सभी बता रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और वही बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लो आपको कहीं पर जाना है और आपके पास 3 रास्ते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये 2 रास्ते तो गलत है, तो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट रास्ते में पहुंच जाओगे। मतलब जो रास्ता सही है, जिससे आपको डेस्टिनेशन मिलने वाली है, आप वहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने फॉलो की है, मैंने पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। मैंने हमेशा पीवाईक्यू को मॉक टेस्ट से ज्यादा प्रेफरेंस दी हुई है। पर जो न्यू एस्पिरेंट रहते हैं, जैसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, या फिर जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं शुरुआत में यूपीएससी की। ठीक है, तो उन लोग क्या होता है ना, कोचिंग वाले के इन्फ्लुएंस में आके मॉक टेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, पेपर की डिफिकल्टी लेवल को दिखाते हुए बच्चों के अंदर एक डर पैदा कर देते हैं कि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जैसे 2-3 महीने तैयारी के दौरान बता देते हैं तो आपको अपने मॉक टेस्ट सेल करना शुरू कर देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, हमारे मॉक टेस्ट खरीद लीजिए। अब इसी चीज को हम थोड़े फैक्ट और डेटा से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आप बात बताइए, दिल्ली में इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनकी जो मॉक टेस्ट की जो पूरी सीरीज आती है, जो पूरी बुकलेट आती है, वो कितने की आती है? ऑन एन एवरेज हम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखें तो 12000 के आसपास ये प्राइस पड़ती है, जिसमें आपको 25 से 30 मॉक मिलेंगे, किसी किसी में 20 मॉक भी होते हैं। और अगर हम एवरेज कॉस्ट देखें एक पीवाईक्यू बुक की, जिसमें यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू दिए रहते हैं पूरे सॉल्व और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, उसकी एवरेज कॉस्ट आती है 400 या 500 के बीच में। एक मृणाल सर की बुक आती है और एक जीएस स्कोर की बुक आती है। तो अब देख रहे हैं दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जो कोचिंग वाले रहते हैं उनको तो अपना धंधा चलाना है, उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों से पैसे कमाने हैं, तो इसलिए शुरू से वो डर पैदा करना शुरू कर देते हैं कि यूपीएससी अपना डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ाते जा रहा है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप हमारे मॉक टेस्ट लीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए। वो आपको कभी भी रियलिटी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है। अगर वो आपको रियलिटी बता देंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा? ठीक है, तो रियलिटी आपको मैं बताता हूँ, आप पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस समझिए। देखो, मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 3 वीडियो बनाई थी, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके अभी वाली वीडियो देखिए। और पीवाईक्यू को एक क्वेश्चन अभी हम यहीं पर ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मॉक टेस्ट के मुकाबले। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सबसे पुराना रॉयल ऑर्डर है जिसमें ये लिखा गया था कि फूड ग्रेन्स को हमें स्टोर करके रखना चाहिए ताकि उसको हम क्राइसिस के दौरान यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है सोहा गुरु कॉपर प्लेट। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में आइए, लिखा हुआ है द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड सोहा गुरु, जो कि एक मौर्यन रिकॉर्ड है जिसमें फेमाइन के बारे में मेंशन किया गया था। इट इज वन ऑफ द वेरी रेयर प्री अशोका ब्राह्मणी
इंस्क्रिप्शन, मतलब ये बहुत रेयर प्लेट है जो प्री अशोकन टाइम में पाई गई थी। हमें पता है कि जो अशोकन टाइम्स में ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो उससे भी पहले हमें ये वाले इंस्क्रिप्शन मिले थे जो कि एक मौर्यन प्लेट है। ठीक, अब देखिए सेम क्वेश्चन 2019 में यूपीएससी ने पूछा, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया उसको पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता है कि इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, तो आपको पता चल जाता कि जो सोहा गुरु है वो हड़प्पन साइट नहीं है, वो मौर्यन साइट है। तो इसका आंसर आप इजिली टिक कर सकते थे, इसका आंसर है सी। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंस होती है, मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ। और कैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम हो रहे हैं, इस चीज की मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें आपको ये लिस्ट शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी मदद होगी समझने में कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है। और जो दूसरी मिस्टेक न्यू एस्पिरेंट करते हैं और इसी चीज का फायदा कोचिंग वाले उठाते हैं, वो है करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना। इस चीज पे आगे बात करने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा था कि आज जो भी बात करेंगे हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, एकदम डेटा और फैक्ट के बेस पे बात करेंगे। आप इस डेटा को देखिए, मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद ये डेटा को ऑब्जर्व किया है। आप इसमें थोड़ा कोचिंग वालों से मिलाओगे तो थोड़ा डेविएशन आपको आ सकता है, पर देखिए 2019 में जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए थे वो 20 क्वेश्चन के आसपास आए थे, और 2020 में 18, 2021 में 21 क्वेश्चन आए थे, और 2022 में 17 क्वेश्चन और 2023 में 23 क्वेश्चन। आप इसको ऑन एन एवरेज मानोगे तो 20 से 25% के बीच में करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है प्रीलिम्स के पेपर में। तो हमने 20 से 25% का वेटेज देखा करंट अफेयर्स में, मतलब 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, लेकिन स्टिल आपके पास 75% आपके हाथ में जो क्वेश्चन बेसिक एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से फ्रेम हो रहे हैं। इससे हमें क्या समझ में आया कि प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी होती है, 100 में से 44 क्वेश्चन आप करेक्ट कर लोगे तो 88, जो कि 2022 की कट ऑफ थी, आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले जाओगे। अगर हम सेव स्कोर भी माने तो 45 क्वेश्चन नेट करेक्ट होने चाहिए आपके। अगर आप 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के बिल्कुल भी छोड़ के आओगे तो भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। और मैं ये एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं जहां पूरे 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से जो आ रहे हैं उसको आप छोड़ रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं उसमें से स्टिल आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी एकदम पूरे करंट अफेयर से नहीं पूछता। क्योंकि यूपीएससी जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते जो पूरे करंट अफेयर पे बेस्ड हो, उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन स्टैटिक का लिंक होता है। अगर आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हुआ है तो आप एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा कॉमन सेंस से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 25 के 25 पूरे छोड़ के नहीं आओगे, आप 10 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए? मैं कहता हूं ऐसा नहीं कह रहा मैं, करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने बेसिक्स एनसीईआरटी को कंप्लीट करना, जो आपका बेस है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स उनको कंप्लीट करना, उसके बाद करंट अफेयर में देना। क्योंकि यूपीएससी में आपको उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उतना ही टाइम देना है जितना उसका एग्जाम में वेटेज हो। और यही चीज जो नए एस्पिरेंट रहते हैं वो नोटिस नहीं करते, वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और इसी चीज का फायदा जो कोचिंग वाले हैं वो उठा ले जाते हैं। वो बच्चों पे डर पैदा कर देते हैं कि आपको करंट अफेयर तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, आपको करंट अफेयर में अपना अच्छा खासा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग वालों को अपनी हर महीने की मंथली मैगजीन बेचनी है। आप एज्यूम कीजिए कि एक मंथली मैगजीन की जो कॉस्ट आती है वो 150 रुपए के आसपास आती है, और आप साल में 12 मैगजीन खरीदोगे एक साल के पीरियड में, तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 1800 रुपए। अगर कोचिंग वाले बच्चों के अंदर डर पैदा नहीं करेंगे करंट अफेयर का, तो इनकी 1800 रुपए का पर स्टूडेंट लॉस हो जाएगा ना। और उनके तो कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो बेसिकली आपको कोचिंग वालों का धंधा समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये डर पैदा करना चाहते हैं और आपसे पैसा वसूलना चाहते हैं। और आप एक बात और नोटिस कीजिएगा कि इन जो कोचिंग वालों की मैगजीन होती है उनसे कितने ही क्वेश्चन फंस जाते हैं। आप पेपर उठा के मिला के देख लीजिएगा, इनकी जो मंथली मैगजीन रहती है उसमें इतने सारे फैक्ट भर के देते हैं, इतने सारे फैक्ट भर के देते हैं कि आपका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि प्रीलिम्स के पहले आप 12 की 12 मैगजीन को याद कर पाओ या फिर उसको रिवाइज कर पाओ। और उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे एक दो, तो आपके पूरे पैसे भी वेस्ट जाएंगे, और इतना सारा टाइम आपने उसमें वेस्ट कर दिया इतने सारे फैक्ट को याद करने में, वो भी पूरा वेस्ट जाएगा। तो आप बोलोगे सर हम करें क्या? अगर हम मंथली मैगजीन नहीं पढ़े तो हम करंट अफेयर कहां से कवर करेंगे? मैं कहता हूं मंथली मैगजीन से करंट अफेयर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खासकर प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए हम अलग से बात करेंगे, मैं भी प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स के लिए मंथली मैगजीन से करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इतने ज्यादा फैक्ट आप याद नहीं कर पाओगे। आपको प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर पढ़ना है वो विजन आईएएस की पीटी 365 आती है, वो प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले रिलीज कर देते हैं। एकदम पतली सी बुक होती है, 50-60 पेज में हर सब्जेक्ट की बुक को वो कवर कर लेते हैं, हर सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। तो अभी हमने बात की कि हमें करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए पीटी 365 से कवर करना चाहिए। उसमें क्वेश्चन जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया उससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, बाकी सारी जो कोचिंग की मैगजीन है उससे क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में आते हैं, और मंथली मैगजीन तो बिल्कुल भी कवर कर नहीं पाओगे। तो विजन आईएएस बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आया है।
पूरे साल भर के जो करंट अफेयर रहते हैं, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको एक ही बुक में कंप्लीट कर देता है। वो बुक बहुत पतली होती है, 50-60 पेज की, उसको आप आराम से कवर कर लोगे, एकदम रिवाइज भी कर सकते हो। तो मैं उसी से करता हूँ और मैं आपको भी एडवाइस करूँगा कि आप भी उसी से करें। चीज़ जो बच्चे करते हैं ना, कोचिंग वाले बच्चों को कहते हैं कि आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, इन नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने दिल्ली में भी देखे होंगे और अपने टेलीग्राम चैनल में भी देखे होंगे। टेलीग्राम में से बहुत सारे ग्रुप आते हैं जिसमें बोलते हैं कि आप ये वाले नोट्स खरीद लीजिए, वाले नोट्स खरीद लीजिए, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। इससे बाहर आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ऑफन इन सब न्यूज़ के बारे में जानते हैं, पर मेरी मानो, मैं सही बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इसमें आपको कभी भी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी, जो स्टैंडर्ड बुक्स है एनसीईआरटी, उनको कभी भी कोई भी बुक रिप्लेस नहीं कर सकती। और एनसीईआरटी को तो कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी में बुक्स है ना, जो आपका बेसिक लेवल बनाती है, वो है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को कभी भी आपको छोड़ना तो है ही नहीं। कोई भी कहे ना कि आप हमारे नोट से पढ़ लीजिए, तो आप उसको नोट्स को साइड कर दो, उनकी बात सुनो ही नहीं। आप सबसे पहले अपने एनसीईआरटी पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, जो स्टैंडर्ड बुक आती है। कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, अपने नोट्स में हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें आ सकती है सब डाल देंगे। फिर अगर उसमें से एक आध क्वेश्चन भी फंस जाएगा तो फिर आपको प्रूफ देंगे कि देखो, दावा करेंगे कि देखो हमारे नोट से क्वेश्चन आया। और इस चीज को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे कोचिंग वाले के नोट्स इतने बल्कि होते हैं, उसमें इतनी सारी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जिससे कि वो नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं और बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम इतने सारे नोट्स पढ़ेंगे कैसे, और यहीं से उनका डर का बिजनेस फिर शुरू हो जाता है। देखो, यहाँ पर मैं किसी भी कोचिंग वालों के नोट्स के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप, मेरे को उम्मीद है कि आप उस एग्जांपल से अच्छे से समझ जाओगे। तो एक बार यूपीएससी ने क्या किया, अपने प्रीलिम्स के पेपर में 4 या 5 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ लिया। वो करंट अफेयर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड था। गवर्नमेंट ने कुछ एक इनिशिएटिव लिया था किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, उस चीज से रिलेटेड यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा। आप वो वाला क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, वो लीड बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो कोचिंग वाले क्या करेंगे ना, एक बार देख लिया उन्होंने कि यूपीएससी 4 या 5 साल पहले का एक करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, अब वो हर प्रकार की इंफॉर्मेशन डाल देंगे जो 4-5 साल पुरानी हो। पर ये ट्रेंड नहीं है, यूपीएससी ने सिर्फ एक बार पूछा है, वो हर साल थोड़ी पूछता है। अगर आप हर साल का ट्रेंड खुद ऑब्जर्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी जो करंट अफेयर के टॉपिक पूछता है वो ज़्यादातर 1 या 2 साल के अंदर ही सीमित रखता है। हो सकता है रेयरली कोई मौका मिल जाए कि वो 4 या 5 साल पहले का पूछ लेता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ पूछ लेता है जो हमने कभी कभी सुनी ना हो। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए, देखो हमारे नोट से क्वेश्चन आए, वो सब चीज़ डाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। 2012 में कोई स्कीम आ रही है उसको भी डाल देंगे, 2014 में आ रही है उसको भी डाल देंगे, 2016 में उसको भी डाल देंगे। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते। आप लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जितना आ सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, ताकि अपने आप को प्रूव कर सके, पेपर के बारे में बता सके कि देखो हमारे नोट से क्वेश्चन आए और जल्दी जल्दी हमारे नोट्स खरीद लो और हमें करोड़पति बना लो। पर आपको ये गलती नहीं करनी है। आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं, आप प्रीलिम्स के पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5 साल के, और खुद ऑब्जर्व कीजिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कितनी डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने ये चीज को समझ लिया ना, तो आपको फिर इनके ट्रैप में बिल्कुल फंसोगे ही नहीं, क्योंकि आपको फिर पता रहेगा कि मेरे को क्या चीज पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट में कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बेसिक एनसीईआरटी, उनको कभी भी रिप्लेस नहीं करना कोचिंग वालों के नोट से। कोचिंग वाले के नोट्स हमें कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सब्सटीट्यूट नहीं बन सकते एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स के। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोचिंग वाले नोट्स को बिल्कुल इग्नोर करना है। कोचिंग वालों के जो नोट्स होते हैं वो हमारे मेंस के लिए काम आता है, वो हम मेंस के लिए बात करेंगे, पर मैं अभी प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए हम उसको अभी इग्नोर करेंगे। अभी मैं बेसिकली उस चीज के बारे में बता रहा हूँ कि जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ लो और किसी भी बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं उस चीज से आपको बचने के लिए कह रहा हूँ कि आपको बेसिक जो प्रीलिम्स की तैयारी करनी है वो आपको स्टैंडर्ड सोर्स से करनी है, एनसीईआरटी से करनी है। कोचिंग वाले नोट्स पर निर्भर नहीं करना है, आप पहले इनको पढ़िए। तो आज की पूरी वीडियो को हम समराइज करते हैं। हमने बात की कैसे पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कोचिंग वालों के मॉक टेस्ट से, कैसे आपको कोचिंग वाले नोट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको बेसिक एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करने, और कैसे आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उसका वेटेज बहुत कम रहता है। और इसमें हमने बात की कैसे कोचिंग वाले आपको डर दिखा के आपको फायदा उठाते हैं। देखो, यहाँ पर मैं कोचिंग वालों को पूरी तरह से गलत नहीं बोल रहा हूँ। कोचिंग वाले डेफिनेटली हमारी तैयारी के दौरान हमें बहुत मदद करते हैं, लेकिन कोचिंग वालों की जो कुछ गलतियाँ मैं सिर्फ उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हमें पता है कि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर हर किसी को पैसे कमाने का अधिकार है, तो हम उनको गलत नहीं बोल सकते कि वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें, ताकि आप समझ सके कि आपका कौन फायदा उठा रहा है, कौन फायदा नहीं उठा रहा, ताकि आपको समझ में आए कि कोचिंग वालों को कोचिंग की आपको कितनी जरूरत है और आप उतनी ही कोचिंग की हेल्प। तो बस आज की वीडियो का मोटिव यही था। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हो, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप कमेंट कर दीजिए लेट्स सिंप्लीफाई यूपीएससी। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।